हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के दूसरे चैप्टर संबंध एवं फलन की। तो इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं संबंध एवं फलन क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है 11वीं में, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। पहला होगा हमारा यहाँ पे कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन। दूसरा होगा हमारा जो हम यहाँ पे सीखेंगे कर्मित युग्म। कर्मित युग्म। और तीसरा होगा जो हम सीखेंगे संबंध। और चौथा होगा हमारा फलन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कार्तीय गुणन को जान लेते हैं। कार्तीय गुणन क्या है? कार्तीय गुणन, देखिए कार्तीय गुणन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। होता क्या है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट? मान लिया हमारे पास दो समुच्चय हैं, ए बराबर है कुछ ऐसे टाइप का 1 2 3 और बी बराबर है कुछ ऐसे टाइप का ए और बी। ठीक है दोस्तों, और हमें ए क्रॉस बी यानी कि ए तथा बी का कार्तीय गुणन निकालना है, यानी कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है ए हमारे पास ये रहा जो पहले सेट लिखा होगा। कौन कौन से अवयव है इसमें? 1 2 3। और बी हमारे पास ये रहा। कौन कौन से अवयव है इसमें? ये ए है, ये बी है। तो हम कह रहे हैं कि पॉसिबल जो मैपिंग हो सकती है, पॉसिबल जो इसका तीर आरेख हो सकता है वो कितने कितने तरीके से हो सकता है। जैसे एक की इमेज 2 पे भी बन सकती है, एक की इमेज ए पे और बी पे दोनों पे बन सकती है। तो यानी जो इसका पहला अवयव होगा वो या तो एक ए के साथ भी आ सकता है, जो पहले इसमें होगा वो पहले, और जो बाद में इसमें होगा वो इसमें लिख के ऐसे बाद में लिख देंगे। ऐसे ही 1 की इमेज बी पे बन सकती है तो 1, बी। ऐसे ही 2 की इमेज ए पे भी बन सकती है तो यानी 2, ए। और 2 की इमेज बी पे बन सकती है तो 2, बी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारा 3 की इमेज ए पे भी बन सकती है। ये रहा 3 की इमेज ए पे भी और बी पे भी बन सकती हो। तो 3, ए और 3, बी, ये जो हमारा होगा इसको बोलते हैं हम कार्तीय गुणन। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है कि ए हमारे पास एक समुच्चय है, बी हमारे पास दूसरा समुच्चय है। तो इनका कार्तीय गुणन से मतलब ये है कि एक के साथ इसके दोनों के दोनों अवयव रखे जाने, एक के साथ रख दिए हमने। फिर 2 है इसमें, 2 के साथ भी ये दोनों के दोनों अवयव रखे जाने, ये भी रख दिए। फिर 3 के साथ भी ए और बी दोनों रखे जाने हैं। ठीक है, ये हमारा कार्तीय गुणन होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम इसको जनरली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये एक तरह का समुच्चय होता है। कैसा समुच्चय होता है? जिसमें ये ऐसे टाइप के एलिमेंट होते हैं x, y, इनको ही हम कर्मित युग्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हम कर्मित युग्म बोलते हैं। जहाँ पे जो हमारा x है पहले वाला अवयव है वो किसका था? यहाँ पे 1 2 3 ही तो है, वो a का है, तो x हमारा a का है। ठीक है, और जो दूसरे वाला अवयव लिखा है इस कर्मित युग्म में वो किसका है? वो जरा देखो ए बी यानी बी वाले समुच्चय का है। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा लिखा गया है वो उसका होगा। तो y, जो y बिलोंग करेगा वो b का होगा। ठीक है दोस्तों, तो a क्रॉस b जिसको बोलेंगे हम a तथा b का कार्तीय गुणन, वो हमारा कुछ ऐसा समुच्चय होगा कि इसमें ऐसे कर्मित युग्म होंगे जहाँ पे पहला एलिमेंट a का होगा और दूसरा एलिमेंट b का होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इसका उल्टा कर दें, मतलब b क्रॉस a निकाल लें, तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें एलिमेंट होंगे ऐसे, होंगे पेयर टाइप के ही। अगर कहीं पे भी दो समुच्चयों की गुणा करनी है हमें, जिसको हम कार्तीय गुणन बोलते हैं, तो आएंगे कर्मित युग्म ही। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला अवयव है यहाँ पे b का हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b करेगा और y बिलोंग्स टू a, जो कि बाद में लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कार्तीय गुणन हो गया। तो ये था हमारा कार्तीय गुणन, और जो इसमें अवयव लिखे गए हैं उनको बोलते हैं हम कर्मित युग्म। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 2 कर्मित युग्म है, 2 कर्मित युग्म को अगर हमें बराबर दिखाना है, 2 कर्मित युग्म बराबर कब होंगे? जब उनके पहले वाले अवयव
और दूसरे वाले दोनों अवयव बराबर होंगे। अगर इसमें यहाँ पे पहला अवयव 1 है तो इसमें भी पहले वाला अवयव 1 ही होना चाहिए। अगर इसमें दूसरा अवयव 2 है तो इसमें भी दूसरा अवयव 2 ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनको हम बोलते हैं दो कर्मित युग्म समान हैं। ठीक है दोस्तों, ये इनकी समानता का एक छोटा सा उदाहरण है। दो कर्मित युग्म बराबर हो गए यहाँ पे। अब हम बात करेंगे संबंध पे। संबंध क्या होता है? देखिए दोस्तों, संबंध क्या होता है? संबंध का मतलब एक सेट ही होता है। यहाँ पे वैसे तो ये जो रियल लाइफ में होता है ना, ताऊ चाचा जैसे भी होता है, बुआ फूफा जैसे भी बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, मामा का नाना का, तो ये सारे के सारे संबंध होते हैं। लेकिन गणित में संबंध का जो इफेक्ट पड़ता है वो कुछ अलग सा है। यहाँ पे संबंध को हम एक सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा सेट होगा वो? देखिए, मान लिया हमारे पास ए एक समुच्चय है, वही पिछले वाला मान लेते हैं 1 2 3 टाइप का। ठीक है, और बी हमारे पास कुछ ऐसा समुच्चय है ए कोमा बी, जो कि हमने पीछे मानना था। तो जो हमारा समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे हम? देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं, एक ऐसा सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा वो होगा ए से बी पर संबंध, बी पर संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे, ये जैसे आर है ना यहाँ पे, तो ये एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब ये जो होगा हमारा ए से बी पे एक संबंध है। ठीक है, आर ए से बी पर एक संबंध है। संबंध का मतलब होता है इनके जितने भी सबसेट होंगे। जैसे अभी हमने निकाला था ए क्रॉस बी निकाला था ना, क्या था वो हमारा ए क्रॉस बी? वो हो गया हमारा 1 कोमा ए था, फिर 1 कोमा बी हो जाएगा। ऐसे ही 2 को भी रखेंगे, 2 के साथ ए भी होगा और 2 के साथ बी भी होगा। ऐसे ही 3 को रखेंगे, 3 के साथ ए भी होगा और 3 के साथ बी भी होगा। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी हो गया। आप इसका कोई भी सबसेट ले सकते हो, कोई भी जो आपकी इच्छा हो, जितने एलिमेंट लेना चाहते हो आप इसमें। मान लिया मैं कहता हूँ आर हमारा ये है 1 कोमा ए, ऐसे कोई भी 2-3 एलिमेंट उठा सकते हैं हम। एक भी रख सकते हो आप, 2 भी रख सकते हो, या फिर खाली भी रख सकते हो। जो एम्पटी सेट होगा हमारा फाई, क्योंकि वो तो सबका उपसमुच्चय होगा, यानी कि ए क्रॉस बी का भी उपसमुच्चय होगा। इसका मतलब फाई भी ए से बी पे एक संबंध होगा। ठीक है, और साथ में ए क्रॉस बी तो खुद का सब उपसमुच्चय हो सकता है, ये भी, तो ये भी ए से बी पे एक संबंध ही होगा जो हमारा ए क्रॉस बी होगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में इसके जितने भी सबसेट होंगे वे भी, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा ले लेते हैं 2 कोमा ए और फिर यहाँ पे 3 कोमा बी। ठीक है दोस्तों, हमने ये सेट उठाया, इसके कोई 3 एलिमेंट उठाए और उन्हें एक सेट में रखा जिसे नाम दिया हमने आर। ठीक है, कर्मित युग्मों का समुच्चय है ये। अब इसके लिए अगर हमें इसे संबंध दिखाना है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए वो, तो वो ए से बी पे एक संबंध होगा। यहाँ पे जो हमने आर उठाया, ए से बी पे एक संबंध है। कैसा भी उठा सकते हो आप। मान लिया अगर मैं यही उठा लूँ 1 कोमा ए, तो ये भी एक ए से बी पे संबंध है, बी पर संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे के सारे ए से बी पर संबंध होंगे। अगर बाई चांस मैं कहूँ ए क्रॉस ए के जितने भी हमारे उपसमुच्चय होंगे, सबसेट होंगे, ठीक है दोस्तों, वो ए से ए पे ही संबंध होंगे। मतलब अगर ये हमारा R1 है तो R1 का मतलब है कि ए से ए पर संबंध, ए से ए पर संबंध, ये बोलेगा इसे। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको हम सिंपल कह सकते हैं ए पर संबंध, केवल इसे हम ए पर संबंध भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों संबंध के बारे में कक्षा 12वीं में हम इससे भी अधिक जानेंगे कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और संबंध का यूज़ कैसे कैसे करना है हमें। यहाँ पर तो बस इतना है कि संबंध की डेफिनेशन से थोड़ा सा, बस संबंध की डेफिनेशन से या फिर इनके जो ये सेट होते हैं इनको बताने के लिए यहाँ पे 11वीं में केवल संबंध पढ़ा जाता है। बाकी का जो इसका पूरा का पूरा परिचय होगा या पूरी की पूरी जो डिटेल होगी वो सारे के सारे हम 12वीं में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा संबंध। अब हम बात करेंगे फलन पे। देखिए दोस्तों, फलन क्या होता है हमारा। फलन भी एक तरीके का संबंध ही होगा।
फलन क्या होगा, एक तरीके का संबंध ही होगा। और अगर एक तरीके का ये संबंध है तो संबंध कैसा होगा, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो हमारा ए था, ऐसे ही उसी एग्जांपल से लेते हैं, 1 2 3, और बी जो था हमारा ए बी था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ए क्रॉस बी निकाल ले तो वो क्या निकाला था हमने, बार बार इसी एग्जांपल को ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, 2 A 2 B, फिर 3 A 3 B, ठीक है दोस्तों। ये हमारा ए क्रॉस बी था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे ये पेयर का क्रमित युग्मों का समुच्चय बना, इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेंगे कि इनका मतलब क्या है, आखिरकार क्या क्या लिख रहे हैं ये हम, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लिया होगा तो इसका एक सबसेट ही, क्योंकि संबंध क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और फलन क्या होता है, फलन भी हमारा एक तरीके का संबंध ही होता है। तो यानी कि जो हमारा फलन होने वाला होगा तो एक तरीके का उपसमुच्चय ही ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे जो हमारा एक उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, ये है 2 A और 3 A, ठीक है दोस्तों। ये हमने R1 मान लिया। और दूसरा उपसमुच्चय मानना हमने इसका 1 A 1 B और 3 B, ऐसे टाइप का। ये हमने इसके 2 उपसमुच्चय ले लिया। आप कुछ भी उपसमुच्चय ले सकते हो, ये ही ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारे ये क्रमित युग्म लिखे हैं इनका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, इनका जो मतलब होता है वो ये होता है कि ए क्रॉस बी के सबसेट है ना ये, तो ए तो हम लिखेंगे यहाँ पे इधरली साइड, ये हमारा ए समुच्चय हो गया, और ये हमारा बी समुच्चय हो गया। ए में हमारा 1 2 3 है और बी में हमारा ए बी है, ठीक है दोस्तों। अगर हम R1 की बात करें, R1 के लिए काम करें, तो यहाँ पे देखिए R1 में क्या है, एक की इमेज एक पे बढ़नी, एक की इमेज ए पे बढ़नी, ए है ना, 1 A, यानी 1 A का मतलब है कि एक की इमेज ए पे बढ़नी। फिर इसके बाद 2 A है, 2 A का मतलब है कि इसका जो पहला अवयव है 2 वो ए पे जाके रुक रहा, तो 2 इस पे ही जाके रुक रहा ए पे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है हमारा वो है 3 A 3 A का मतलब है कि 3 की जो इमेज है वो ए पे बढ़नी, 3 की इमेज भी ए पे बढ़नी, ठीक है दोस्तों। जो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बोलते हैं जिसको हम, इसका नाम दिया है हमने तीर आरेख, इसको कहते हैं तीर आरेख। तीर आरेख का मतलब क्योंकि इसमें हम तीरों की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं इस सेट को, पूरे के पूरे को। R1 को जैसे किया हमने सेट, अब इसके बाद होगा हमारा R2 को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें हम तो कैसे हो सकेगा वो, R2 मतलब इसमें भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए में कौन सा है 1 2 3 और बी में कौन सा है ए बी, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। अब देखिए यहाँ पे R1 में क्या, इसमें 1 A है, यानी एक की इमेज ए पे बढ़नी, 1 B, एक की इमेज बी पे भी बढ़नी, फिर इसके बाद 3 B, 3 की इमेज बी पे भी बढ़नी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास 2 आरेख है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन सा फलन होगा, कैसा फलन होगा। सबसे पहले फलन की, हमने कहा कि फलन की डेफिनेशन में सबसे पहले यही है कि फलन भी एक तरीके का संबंध ही होगा। संबंध कैसा होगा, ऐसा संबंध होगा कि जो उसमें पहला अवयव होगा, पहले सेट का अवयव होगा किसी भी क्रमित युग्म में, ऐसा जैसे ये है ना, तो जो एक है हमारा ये यहाँ पे, एक की इमेज केवल एक ही एलिमेंट पे बढ़नी चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक की इमेज केवल एक ही एलिमेंट पे बढ़नी चाहिए। जैसे एक की इमेज यहाँ पे ए पे बढ़नी है, बाकी की बी पे तो नहीं बढ़नी, या फिर बी पे बढ़नेगी तो ए पे नहीं बढ़नी चाहिए। 2 की जितने भी एलिमेंट होंगे इसमें पहले वाले समुच्चय में, उन सब की इमेज केवल एक ही होनी चाहिए, सबकी इमेज केवल एक होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम उस संबंध को फलन कह सकेंगे। प्रत्येक अवयव की जो इमेज होगी, जो इधरले वाले एलिमेंट होते हैं ना, इमेज बनेगी, उनको बोलते हैं हम इमेज, ये जो एलिमेंट हो गया। और जिस पे ये मैप करेगा जो एलिमेंट्स होंगे इनको बोलेंगे हम प्री इमेज, ठीक है दोस्तों। तो फलन का मतलब ये है कि जितने भी पहले समुच्चय के अवयव होंगे उन सब की यूनिक इमेज होनी चाहिए, अद्वितीय इमेज होनी चाहिए, यानी कि केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे R1 में है, एक की भी इमेज एक ही है, 2 की भी इमेज एक ही है और 3 की भी इमेज एक ही है, यानी कि तीनों के तीनों जो भी हमारे अवयव है सबकी इमेज एक एक ही है, ज़्यादा नहीं है, केवल एक है। अब इसके बाद R2 में अगर हम बात करें तो R2 में कितनी है,
R2 में हमारी एक की इमेज ए पे भी बननी और बी पे भी बननी, यानी कि यहाँ पे एक एलिमेंट की जो इमेज बन गई वो दो पे बन गई। तो R2 हमारा फलन नहीं है, R2 फलन नहीं है क्योंकि ये तो डेफिनेशन को काट गया। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन पूरी नहीं कर रहा है क्योंकि हमने कहा है कि प्रत्येक अवयव की इमेज केवल एक होनी चाहिए। यहाँ पे एक की इमेज दो पे बननी है, ए पे भी बननी बी पे भी बननी, तो R2 फलन नहीं है, जबकि यहाँ पे प्रत्येक अवयव की इमेज केवल एक पे बननी, तो R1 हमारा फलन है। दोस्तों जो हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे आने वाले एक्सरसाइज में, उनमें हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा कि फलन क्या होता है, संबंध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।